नमस्कार। सोचिए, एक देश का जन्म हो रहा है। तारीख है 26 जनवरी 1950। दुनिया के नक्शे पर एक नई लकीर खिंच चुकी है। लेकिन इस नई जमीन पर रहने वाले करोड़ों लोगों में से इस देश का नागरिक कौन है? कौन इस नई पहचान का हकदार है? आज हम इसी बुनियादी सवाल की गहराइयों में उतर रहे हैं। और इस सवाल का जवाब हमें सीधे भारतीय संविधान के भाग 2 में मिलता है, जो सिर्फ नागरिकता या सिटीजनशिप के बारे में है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे इन्हीं अनुच्छेदों का एक तरह से विश्लेषण करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कानून क्या कहता है, बल्कि ये समझना है कि उस कानून के पीछे की सोच क्या थी। वो कौन सी मजबूरियां और उम्मीदें थीं जिन्होंने इन नियमों को शक्ल दी। हम अनुच्छेद 5 से 11 तक के इस पूरे सफर को तय करेंगे। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी बात पर आते हैं। जब संविधान नागरिक शब्द का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक पहचान पत्र तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक सामाजिक अनुबंध है। नागरिकता वो कानूनी धागा है जो एक व्यक्ति को एक देश से जोड़ता है। दस्तावेज के मुताबिक इसी पहचान के आधार पर आपको वोट देने जैसे राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार और अपने देश से सुरक्षा का वादा मिलता है। ये तय करती है कि आपका और देश का रिश्ता क्या है। अच्छा, मतलब आप देश के प्रति वफादार हैं और देश आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये गहरा रिश्ता, ये अनुबंध 26 जनवरी 1950 को सबसे पहले किन लोगों के साथ बना? पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो ये रही होगी कि जो करोड़ों लोग पहले से यहाँ थे, उनकी पहचान कैसे तय हो? यहीं पर अनुच्छेद 5 आता है ना? हाँ, अनुच्छेद 5 नींव का पहला पत्थर है। ये सबसे सीधी और यूं कहिए स्वाभाविक स्थिति को देखता है। इसने एक बहुत ही सरल पैमाना तय किया। नागरिक बनने के लिए पहली शर्त थी कि आपका भारत में स्थायी घर यानी डोमिसाइल हो, और इसके साथ 3 और शर्तें थी। नहीं, 3 में से कोई एक शर्त पूरी होती हो। अच्छा, और वो 3 शर्तें क्या थीं? पहली, या तो आप भारत की जमीन पर पैदा हुए हो। दूसरी, अगर आप नहीं तो आपके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। या फिर तीसरी, अगर ये दोनों भी नहीं तो आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से यहीं भारत में ही अपना घर बनाकर रह रहे हों। तो ये एक तरह से डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी। संविधान ने कहा कि अगर आपका इस मिट्टी से गहरा, पुराना और स्वाभाविक नाता है, तो आप बेशक हमारे हैं। ये उन करोड़ों लोगों के लिए था जिनकी पहचान पर कोई सवाल ही नहीं था। बिल्कुल, ये एक तरह का ग्रैंडफादर क्लॉज था जो भारत में रह रही विशाल आबादी को एक झटके में नागरिकता के दायरे में ले आया। इससे एक आधार तैयार हो गया जिस पर आगे के नियम बनाए जा सके। ये तो हुई सीधी सादी बात, लेकिन 1950 का भारत वो सीधा साधा नहीं था। हवा में बंटवारे का दर्द था, लाखों लोग उजड़ चुके थे। सरहद के दोनों तरफ इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक चल रही थी। ऐसे में संविधान इस उथल-पुथल को कैसे संभालता? मुझे लगता है अनुच्छेद 6 और 7 इसी जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दोनों अनुच्छेद उस दौर की हकीकत को दिखाते हैं। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आए थे। यहाँ कानून बनाने वालों ने एक तारीख को लकीर की तरह इस्तेमाल किया, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 ही क्यों? इस तारीख में ऐसा क्या खास था? ये कोई बेतरतीब तारीख नहीं है। ये वो दिन था जब भारत और पाकिस्तान के बीच आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए परमिट सिस्टम लागू किया गया था। इससे पहले आना जाना ज्यादा खुला था, लेकिन इस तारीख के बाद ये बहुत औपचारिक हो गया। तो संविधान निर्माताओं ने इसी को आधार बनाया। तो इस तारीख ने लोगों की नागरिकता पर कैसे असर डाला? असर बहुत बड़ा था। जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे और तब से यहीं रह रहे थे, उन्हें बिना किसी सवाल के सीधे भारत का नागरिक मान लिया गया। लेकिन जो बाद में आए, जो लोग इस तारीख के बाद आए, उनके लिए एक प्रक्रिया बनाई गई। उन्हें पहले नागरिकता के लिए एक अर्जी देनी होती थी, एक अधिकारी के सामने पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, और ये साबित करना होता था कि वे भारत आने से पहले कम से कम 6 महीने यहाँ रह चुके हैं। लेकिन ये सुनने में जितना साफ लगता है, उस वक्त जमीन पे कितना उलझा हुआ होगा। मतलब कोई परिवार 18 जुलाई को दिल्ली आया और उनके पड़ोसी लाहौर से 20 जुलाई को आए, तो क्या दोनों के नागरिक बनने का अनुभव बिल्कुल अलग था? एक को पहचान तुरंत मिल गई और दूसरे को महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। ये प्रक्रिया उस वक्त की जरूरत थी ताकि व्यवस्था बनी रहे और हर मामले को परखा जा सके। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसने परिवारों के अनुभवों में एक बड़ा फर्क पैदा कर दिया होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 7 पर, जो कहानी का दूसरा पहलू है।
ये उन लोगों के बारे में है जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। हाँ, क्योंकि पलायन तो दोनों तरफ हो रहा था। तो जो यहाँ से चले गए उनके लिए क्या नियम था? यहाँ भी एक तारीख बहुत अहम है, 1 मार्च 1947। अनुच्छेद 7 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस तारीख के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया तो उसकी भारतीय नागरिकता का हक खत्म माना जाएगा। 1 मिनट, 1 मार्च 1947 यानी आज़ादी से भी कई महीने पहले। ये तारीख क्यों चुनी गई? क्योंकि ये वो समय था जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत की आज़ादी और बंटवारे की घोषणा कर दी थी। इसके बाद माहौल तेजी से बिगड़ा और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक सोचा समझा फैसला बन गया। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इस तारीख के बाद पाकिस्तान जाने का मतलब था कि व्यक्ति ने अपना इरादा साफ कर दिया है। तो क्या उनके लिए वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए? नहीं, और यही इस अनुच्छेद की सबसे मानवीय बात है। इसमें एक रास्ता खुला रखा गया था। अगर कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान चला गया था बाद में भारत लौटना चाहता था और उसे सरकार से लौटकर बसने की इजाजत या परमिट मिल गया हो तो उसे नागरिकता वापस मिल सकती थी। उसे भी अनुच्छेद 6 की तरह पंजीकरण करवाना पड़ता। अच्छा, तो ये दिखाता है कि संविधान निर्माता सख्ती में भी इंसानियत का पहलू देख रहे थे। बिल्कुल। शायद वो मानते थे कि कुछ लोग डर, भ्रम या मजबूरी में चले गए होंगे। बिल्कुल। सरहदों की इन उलझनों को तो कानून ने सुलझाने की कोशिश की, लेकिन भारत की कहानी सिर्फ इन सरहदों के अंदर तो नहीं थी। हजारों लोग दुनिया भर में फैले थे, व्यापारी, छात्र, मजदूर, जो दिल से तो हिंदुस्तानी थे पर जमीन से दूर थे। क्या एक नया देश उन्हें भूल सकता था? अनुच्छेद 8 शायद इसी सवाल का जवाब है। बिल्कुल। अनुच्छेद 8 संविधान की वैश्विक सोच को दिखाता है। ये विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए था। नियम ये था कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा है लेकिन वो खुद या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ था तो वो नागरिक बन सकता था। और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था? क्या उन्हें भारत वापस आना पड़ता? नहीं, यही इसकी खूबसूरती थी। उन्हें बस उस देश में मौजूद भारतीय दूतावास या कॉन्सुलर ऑफिस में जाकर अपना नाम दर्ज करवाना था। ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि भारत की नागरिकता सिर्फ भूगोल से नहीं बल्कि विरासत और पहचान से भी जुड़ी है। हमारे स्रोत इसे एनआरआई समुदाय की नींव बताते हैं, जो बिल्कुल सही है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा और जरूरी सवाल उठता है जिसका जिक्र हमारे दस्तावेज में भी है। हाँ, कि अगर कोई भारतीय बाहर जाकर किसी और देश की नागरिकता ले ले तो क्या वो दोनों नावों पर पैर रख सकता था? यही अनुच्छेद 9 की भूमिका आती है। और अनुच्छेद 9 इस मामले में जरा भी रियायत नहीं देता। ये एकदम साफ और सख्त है। ये कहता है कि अगर किसी भारतीय नागरिक ने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। पहले दिन से ये तय था कि भारत दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देगा। मतलब आपको चुनना होगा। आप एक ही समय पर दो देशों के प्रति पूरी तरह वफादार नहीं हो सकते। ये एक तरह का लॉयल्टी टेस्ट था। समझ लिया कि 26 जनवरी 1950 को कौन-कौन किन-किन हालात में नागरिक बना। लेकिन ये तो सिर्फ पहले दिन की कहानी हुई। क्या यह नागरिकता हमेशा के लिए थी? और क्या भविष्य में इन नियमों को बदला जा सकता था? मुझे लगता है कि आखिरी 2 अनुच्छेद 10 और 11 इसी भविष्य की बात करते हैं। हाँ, ये दोनों अनुच्छेद भविष्य की चाबी हैं। अनुच्छेद 10 एक तरह का भरोसा देता है, एक गारंटी। ये कहता है कि जो भी व्यक्ति इन नियमों मतलब अनुच्छेद 5 से 9 के तहत भारत का नागरिक बन गया है वो आगे भी नागरिक बना रहेगा। उसकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता। लेकिन क्या इस गारंटी पर कोई शर्त भी है या यह असीमित है? एक बहुत बड़ी शर्त है। वो व्यक्ति तब तक नागरिक रहेगा जब तक कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत उसकी नागरिकता खत्म न कर दी जाए। अच्छा, यानी नागरिकता का अधिकार तो है लेकिन ये संसद की कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति के अधीन है। बिल्कुल। और यहीं से हम अनुच्छेद 11 पर पहुंचते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ संविधान इतनी मेहनत से एक-एक करके हर स्थिति के लिए नियम बना रहा है और फिर आखिर में अनुच्छेद 11 में आकर कहता है कि संसद ये सब कुछ बदल सकती है। तो फिर इतनी मेहनत की क्यों? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता में छिपा है। वे जानते थे कि वे हर आने वाली स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकते। दुनिया बदलेगी, पलायन के कारण बदलेंगे, देशों के रिश्ते बदलेंगे। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। नागरिकता के नियम पत्थर की लकीर नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या किया? अनुच्छेद 11 के जरिए उन्होंने नागरिकता से जुड़ा हर विषय यानी नागरिकता देना, लेना या उससे जुड़ा कोई भी नियम बनाना, इसकी पूरी शक्ति भविष्य की संसद को सौंप दी।
इसे कानूनी भाषा में प्लेनरी पावर या पूर्ण अधिकार कहते हैं। उन्होंने तय किया कि नागरिकता एक जीवित, धड़कता हुआ मुद्दा है जिसे समय समय पर चुनी हुई सरकारें ही अपनी सूझबूझ से सुलझाएंगी। मतलब संविधान ने सिर्फ शुरुआत की, कहानी का पहला पन्ना लिखा। आगे की पूरी किताब लिखने का अधिकार और जिम्मेदारी इस संसद को दे दी गई। बिल्कुल। स्रोत में सही बताया गया है कि इसी अनुच्छेद 11 की शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 का प्रसिद्ध नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया और उसमें कई बार संशोधन भी हुए। आज नागरिकता के ज्यादातर मामले संविधान से नहीं बल्कि उसी अधिनियम से तय होते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो हमारे स्रोतों से कौन से 4-5 मुख्य बिंदु निकल कर आते हैं? सार ये है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। पहला, संविधान का भाग 2 एक तस्वीर है, एक स्नैपशॉट जो सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी 1950 की स्थिति बताता है। ये नहीं बताता कि आज नागरिक कौन है। दूसरा, आज नागरिकता के नियम मुख्य रूप से 1955 के नागरिकता अधिनियम और उसके संशोधनों से तय होते हैं। ठीक है। तीसरा, अनुच्छेद 9 के तहत भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता पर कानून बनाने की सर्वोच्च और अंतिम शक्ति भारत की संसद के पास है। यानी संविधान ने नींव रखी और संसद को उस पर इमारत बनाने का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों सौंप दिए। ये एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। जब हम इन अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ते हैं तो ये सिर्फ सूखे कानूनी नियम नहीं लगते, बल्कि एक बनते हुए राष्ट्र की धड़कनें सुनाई देती हैं। इनमें बंटवारे की चीखें हैं, दुनिया भर में फैले भारतीयों की उम्मीदें हैं और भविष्य के लिए एक लचीलापन भी है। बिल्कुल। ये ढांचा दिखाता है कि संविधान निर्माता कितने व्यावहारिक थे। उन्होंने उस वक्त की हर मुश्किल का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन साथ ही वो इतने विनम्र भी थे कि उन्होंने ये माना कि वे भविष्य का हर संकट नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों पर भरोसा जताया कि वे संसद के जरिए सही निर्णय लेंगी। संविधान ने तय किया कि शुरुआत में नागरिक कौन था, और अनुच्छेद 11 ने संसद को भविष्य में इन नियमों को बदलने की शक्ति दी। ये गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। किसी भी समाज के लिए नागरिक की एक स्थिर, पत्थर की लकीर जैसी परिभाषा और समय के साथ उस परिभाषा को बदलने की शक्ति के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए?